Our today's topic is elimination reactions, and it is very, very important. And we are talking about dehydrohalogenation, and it leads to the formation of alkenes. What is dehydrohalogenation? Means जहां हाइड्रोजन और हेलोजन का एलिमिनेशन होगा. देखो डी जब भी आएगा ना, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर. dehydrohalogenation means removal of hydrogen and halogen. इसका मतलब क्या है? Removal of hydrogen and halogen, that is called dehydrohalogenation. तो होता क्या है कि जब हम किसी भी हेलो एल्केन को, लेट अस से ब्रोमोइथेन ले लेते हैं. चलो हमने ये हेलो एल्केन ले ली, ब्रोमोइथेन लिया मैंने यहाँ पे. इसको हीट किया मैंने कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. किससे मैंने इसको हीट किया? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का. तो जब इसको हीट करते हैं इसमें, तो क्या होता है कि जो कार्बन ब्रोमीन से डायरेक्टली अटैच है उसको बेटा बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन. एक अल्फा कार्बन, दूसरा बीटा कार्बन. तो क्या करता है अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH, वो H प्लस ले लेता है. इसका H प्लस इसका ले लिया, ठीक है. और ये इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इधर आ जाता है, और Br एज अ नेगेटिव आयन निकल जाता है. तो ब्रोमो इथेन, इसको और क्या बोल सकते हैं हम? इथाइल ब्रोमाइड. तो क्या होगा? C के साथ 2 H बच गए, क्योंकि एक बीटा हाइड्रोजन निकल गया, और ये डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर आ गया. ये सिग्मा जो CH सिग्मा बॉन्ड था वो क्या बन गया? पाई बॉन्ड, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन. तो वी गेट इथीन. इथीन को और क्या बोलते हैं? इथाइलिन, ठीक है. along with KBr and H2O, ठीक है. क्योंकि H प्लस जो है वो OH नेगेटिव से जुड़ के क्या बना देगा? H2O, और ये K प्लस जो है इस Br नेगेटिव से जुड़ के बना देगा KBr. क्लियर? तो ये जो हाइड्रोजन एल्काइल हैलाइड का विच इज एलिमिनेटेड है ना, कहां से आया? वो बीटा कार्बन से. बीटा कार्बन मैंने भी बताया कौन सा होता है? कार्बन एटम नेक्स्ट टू दैट विच कैरीज हेलोजन. ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं बीटा. और हेलोजन जो है अल्फा कार्बन से वो रिमूव हो जाता है ना. तो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इज लॉस्ट फ्रॉम बीटा कार्बन, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. तो क्यों बोलते हैं इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है दैट इज लॉस्ट फ्रॉम द बीटा कार्बन, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. अब इसमें जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है उसमें ओरिएंटेशन कैसी होती है? तो ओरिएंटेशन ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो इसमें क्या होता है कि हैलोजन एटम जो है वो किस पे प्रेजेंट होता है? कार्बन, जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं. अगर मान लिया वो टर्मिनल कार्बन पे अटैच है, ठीक है ना, तो जो उसके नेक्स्ट वाला है, यहां पे जो भी है, अगर तो हैलोजन जो है टर्मिनल कार्बन पे अटैच हो तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जो है ना एक ही डायरेक्शन में होती है, और इट गिव्स ओनली द टर्मिनल एल्कीन. क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होगा ना, बीटा हाइड्रोजन एक ही साइड होगा, है ना, क्योंकि एक ही बीटा कार्बन है इसमें. तो इसमें जो ओहो ये हाइड्रोजन है ना, सॉरी, एक क्लोरीन है और बीटा पे हाइड्रोजन. तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन
रिमूव हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH और हमें मिलता है ये प्रोडक्ट along with KCl and H2। तो क्या बनता है ब्यूट 1 इन किससे 1 क्लोरो ब्यूटेन से, ठीक है। बट अगर हेलोजन जो है कहां प्रेजेंट हो विद इन द कार्बन चेन, अगर देखो टर्मिनल पे अटैच है तो एक ही डायरेक्शन में होगा, ओरिएंटेशन कोई नहीं होगी, ठीक है ना, और हमें मिलेगा टर्मिनल एल्कीन। बट अगर हेलोजन एटम जो है कहीं बीच में है, जैसे मैं एग्जांपल लूं CH3 CH2 CH Br CH3, ठीक है ना, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन, और ये एल्कोहलिक KOH यूज किया, उसकी प्रेजेंस में हमने हीट किया। तो देखो अब दो तरीकों से हो सकता है रिएक्शन, क्योंकि अब किसमें बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, दो टाइप के हैं। एक बीटा हाइड्रोजन जो है वो है CH3 के साथ और दूसरा बीटा हाइड्रोजन है CH2 के साथ। तो अगर मैं इस साइड वाले इसको रिमूव करता हूं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 दैट इज ब्यूट 2 इन प्लस KBr एंड H2, ठीक है। तो ये जो है ये जो ब्यूट 2 इन बना दैट इज मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। और अगर मैं दूसरी साइड जाता हूं, ये वाले इसको हटाता हूं, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये मिलेगा, और इसको क्या बोलते हैं ब्यूट 1 इन, और ये क्या हुआ लेस सब्स्टिट्यूटेड, एक मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एक लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, तो दोनों सब्स्टिट्यूटेड है ना, क्योंकि इसमें भी इस कार्बन के साथ 2 CH2 है। अब मुझे बताओ कि इन दोनों एल्कीन में से कौन सी एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, हैव यू एनी आइडिया बेटा। इस कार्बन जो अल्फा कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन कौन सा होता है जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच हो, सही है, उसके बगल वाले मतलब नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन उनको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो इसमें क्या हुआ कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो बीटा कार्बन ये हुआ, और इस डायरेक्शन में आऊं तो बीटा कार्बन ये हुआ, सही है। अब अगर मैं इस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं तो मुझे ये मिलता है ब्यूट 2 इन, क्योंकि ये H जाएगा और ये Br जाएगा। और अगर मैं इस वाले को रिमूव करता हूं बीटा हाइड्रोजन को, तो मुझे ब्यूट 1 इन मिलता है। एक में ब्यूट 1 इन मिला, दूसरे से ब्यूट 2 इन मिला। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सी एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगी। मैं इसी पे लिख देता हूं KBr और H2, इसको भी यहां से हटा देता हूं और यहां लिख देता हूं माइनस KBr माइनस H2। तो बेटा याद रखना कि जब भी ऐसा हो कि अल्काइल हैलाइड नाउ, क्योंकि हेलोजन एटम इज प्रेजेंट विद इन द चेन, तो अल्काइल हैलाइड कैन अंडरगो dehalogenation in 2 directions or maybe more than 2 if one more beta carbon is present, ठीक है। तो उस केस में we get different types of beta hydrogens, और इन केस में जो मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो ऑन द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, उस वो मेजर प्रोडक्ट होता है। दैट मींस
दिस वन मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड जो है वो होगी मोर स्टेबल, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, और ये जो है ये बनेगा एज अ, ये लेस स्टेबल होगी और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। क्या याद रखना है कि इसमें इसको, इस रूल को क्या बोलते हैं, इस रूल को बेटा बोलते हैं सेट-जेफ रूल। दिस इज कॉल्ड सेट-जेफ रूल और सेट-जेफ एलिमिनेशन, जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा, प्रेफरेबली यहां कम हाइड्रोजन होंगे। मतलब कि इसको अगर आपको एक लाइन में याद रखना हो तो आप इसको ऐसे याद करोगे, पुअर बिकम्स पुअरर, मतलब जो पुअर है जिसमें कम हाइड्रोजन है उसमें और कम हो जाएंगे, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। जैसे देखो इधर बीटा हाइड्रोजन थे 2, इधर बीटा हाइड्रोजन थे 3, तो प्रेफरेबली कहां से निकलेगा, जहां कम हाइड्रोजन है, ऐसे भी याद कर सकते हो। सेट-जेफ रूल बेटा समझ में आया? yes, है ना, कि मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। और ये एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं हम, ये देखो, ये एल्कीन एक सिस्टम हुआ, इसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस एल्कीन सिस्टम के दोनों साइड अल्फा कार्बन है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 6, और इसमें कितने हुए, 2। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। एल्कीन की स्टेबिलिटी देख लो, एक एल्कीन बन रही थी ये, और दूसरी एल्कीन ये, तो जो स्टेबिलिटी एल्कीन की इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, और ये जो होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो फर्स्ट केस में अल्फा हाइड्रोजन इसमें क्या होता है, जैसे देखो एल्काइल हैलाइड में अल्फा कार्बन कौन सा होता था, जिसके साथ हैलोजन अटैच है। एल्कीन के केस में अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच है, मतलब डबल बॉन्ड सिस्टम अटैच है। ये पूरा सिस्टम किसके साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ। ये डबल बॉन्ड सिस्टम किसके साथ अटैच है, इधर भी अटैच है। तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए और इस केस में 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए। तो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ज्यादा स्टेबल। तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल। एल्कीन की स्टेबिलिटी का फंडा क्लियर हो गया। देखो जैसे मैं एक इथीन लिखूं और दूसरा लिखूं प्रोपीन, और मैं पूछूं कि विच वन इज मोर स्टेबल, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो। प्रोपीन, वेरी गुड, क्योंकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन। बस दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, देन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है, अब देखो ये बताओ कि इन दोनों में से इथीन और प्रोपीन में से कोई आइसोमेरिज्म शो कर सकता है सिस ट्रांस? ब्यूट इथीन और प्रोपीन, इन दोनों में से आइसोमेरिज्म शो करेगा कोई सिस ट्रांस? करेगा इनमें से कोई? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन 1 क्या होती है कि या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए और या फिर रिंग होना चाहिए।
इससे क्या होता है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। पहले कंडीशन है कि डबल बॉन्ड या रिंग होना चाहिए, तो देखो इनमें डबल बॉन्ड तो है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। और कंडीशन नंबर 2 क्या है कि एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू द रिंग, atoms or groups attached to the ring or to the doubly bonded carbon should be different। दोनों एटम्स या ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। पहले केस में जाओगे तो इस डबल बॉन्ड के इधर भी दोनों सेम, इधर भी सेम। प्रोपीन में जाओगे, एक साइड तो डिफरेंट है पर दूसरी साइड सेम, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, समझिए। ओके, अब दूसरा बताओ कि एक है ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, बताओ कोई शो करेगा आइसोमेरिज्म? वेरी गुड, राइट साइड वाला करेगा, है ना, क्योंकि राइट साइड वाले में क्या है कि डबल बॉन्ड के, क्योंकि इसमें तो दोनों सेम आ गए डबल बॉन्ड के साथ, बट उस साइड क्या है कि दोनों साइड जो है इसके साथ भी, इस कार्बन के साथ दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इस साइड भी दोनों डिफरेंट ग्रुप्स है ना, आपस में सेम हो सकते हैं बट इसी कार्बन के साथ दोनों डिफरेंट है, तो इट विल शो आइसोमेरिज्म, है ना। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूट एल्कीन जो है ड्यूरिंग सेटजेफ एलिमिनेशन इज कैपेबल ऑफ शोइंग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, समझ गए। अगर जैसे देखो इधर जब हमने किया, कहां गया हो, हाँ ये, तो जब मैंने इसकी बीटा एलिमिनेशन की तो मुझे कितने प्रोडक्ट मिले, दो, एक ब्यूट 1 इन और दूसरा ब्यूट 2 इन। बट अब मैं ब्यूट 2 इन की बात करूं तो ब्यूट 2 इन जो है दैट इज कैपेबल ऑफ शोइंग आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस। तो अब मुझे बताओ कि सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा बनेगा, सिस या ट्रांस? पहले बताओ विच वन इज सिस एंड विच वन इज ट्रांस। फर्स्ट और सेकंड में सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है? फर्स्ट वाले में क्या है कि सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, similar groups on the same side, so that is called cis isomer। और इसमें क्या है, similar groups on the opposite side, तो इसको बेटा बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो एक सिस आइसोमर है, एक ट्रांस। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो याद रखना कि जो ट्रांस आइसोमर है इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। Trans isomer is more stable than cis isomer. That's why trans isomer is always the major product। Trans isomer जो है is always the major product। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि मैंने ये लिखा था CH3CH Br CH2CH3, ये था ना 2 ब्रोमोब्यूटेन। और क्वेश्चन आए कि बीटा एलिमिनेशन से उसके कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आप कितने लिखोगे, बोलो। क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर 2 ब्रोमोब्यूटेन विद अल्कोहलिक KOH हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, तो आप कितने लिखोगे? वो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे?
पहली बात की 3 वेरी गुड, क्योंकि 2 तरह के बीटा कार्बन है तो उससे 2 तो बनेंगे, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, और ब्यूट 2 इन जो है दैट इज कैपेबल ऑफ शोइंग आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसलिए प्रोडक्ट मिलेंगे 3, एक मिलेगा ट्रांस विच इज द मेजर प्रोडक्ट, एक मिलेगा सिस, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, और तीसरा जो है वो मिलेगा ब्यूट 1 इन। ये हुआ ब्यूट 1 इन, ये हुआ ट्रांस ब्यूट 2 इन, ट्रांस ब्यूट 2 इन, ये हुआ सॉरी सिस ब्यूट 2 इन, तो एज अ रेफरेंस में बता रहा हूं कि 71% ट्रांस बनता है, 10% ओनली सिस बनता है, और 19% ब्यूट 1 इन। तो ये तो ब्यूट 2 इन हो गया ना, दैट मीन्स 81% बनता है ब्यूट 2 इन मेजर जो होता है, और ओनली 19% जो है वो ब्यूट 1 इन। बट उसमें से 81% में से 71% ट्रांस होता है और ओनली 10% जो है वो सिस होता है, दैट्स इट। तो ये हो गया सेटजेफ रूल, और इट वाज डिस्कवर्ड बाय रशियन केमिस्ट लेक्जेंडर जेटसेव, इसलिए इसको कई बार जेटसेव रूल भी बोलते हैं, सेटजेफ रूल भी बोलते हैं, और कई जगह पे जेटसेव रूल भी लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। अब ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, कि कितने इजीली डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो अगर हम सेटजेफ रूल की बात करें तो कौन सा एल्काइल हैलाइड मोर स्टेबल एल्कीन देता है, और मोर रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड कौन सा होता है? मोर रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड इज वन, कौन सा, विच गिव्स मोर स्टेबल एल्कीन, सही है ना, क्योंकि जितनी स्टेबल एल्कीन बनेगी वो उतनी जल्दी एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन और हैलोजन निकल जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है बेटा? देखो, क्योंकि यहां पे हमने देखा जब ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन बन रहा था तो ब्यूट 2 इन जो है मेजर प्रोडक्ट था, क्यों? 2 इन ज्यादा स्टेबल था, और ये जो उसका बीटा हाइड्रोजन था वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड था, तो उतनी जल्दी वो प्रोडक्ट बनाता है। इसलिए मैंने लिखा है कि मोर रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड इज वन विच गिव्स मोर स्टेबल एल्कीन, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, एक लेता हूं मैं, चलो इथाइल क्लोराइड, और दूसरा लेता हूं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एक इथाइल क्लोराइड है, दूसरा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, अल्कोहलिक KOH में प्रोडक्ट बना देता हूं, इथीन और प्रोपीन। चलो एक और बना देता हूं, CH3 CH3Cl in the presence of alcoholic KOH। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे बताओ
कि कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, या किसकी जो ईज है ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वो सबसे ज्यादा है। पहले मुझे बताओ कि इथीन और दूसरा क्या बन रहा है, प्रोपीन, और तीसरा बन रहा है CH3 डबल बॉन्ड CH2, है ना। मुझे इन तीनों में बताओ कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और उसके नीचे लिख देता हूं मैं एल्काइल हैलाइड्स। थर्ड वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये डबल बॉन्ड सिस्टम हो गया, ये वाला पूरा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन। तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल इज द एल्कीन। तो ये होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो बताओ H और Cl किसमें सबसे जल्दी निकलेगा? तो मोर स्टेबल एल्कीन इज, दिस इज मोर स्टेबल, so it is more easily formed। जो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उतनी जल्दी बनेगी कि नहीं। और ये क्या है, लीस्ट स्टेबल, तो लेस इजिली फॉर्म्ड। गॉट इट। थर्ड वाला का सबसे जल्दी होगा क्योंकि उसका एल्कीन सबसे स्टेबल बन रहा है, उससे कम 1 क्लोरोप्रोपेन की और सबसे कम इसकी। ये ऑर्डर होगा। ये क्या है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। और ये क्या था, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इसका मतलब सबसे जल्दी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इसकी होगी। तो इसमें क्या इन्फ्लुएंस निकलता है, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा। इसमें ये अल्फा कार्बन, ये बीटा। इसमें ये अल्फा कार्बन, है ना, और ये बीटा। सॉरी सॉरी, ये नहीं था ना, ये बीच वाला जो है वो ऐसा था ना। तो इसमें एक और इन्फ्लुएंस निकला कि ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स। जिसमें जितने ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ही ज्यादा इजिली डीहाइड्रोहेलोजिनेट होगा। ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में ऑर्डर क्या होगा, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। और सेम एल्काइल ग्रुप होगा, है ना, जिनमें डिफरेंट हेलोजन अटैच हो। आयोडाइड सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, ब्रोमाइड उससे कम, क्लोराइड उससे कम, और फ्लोराइड उससे कम। तो तीनों बता दिया मैंने आपको कि पहले आपको देखना है ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में कि बीटा हाइड्रोजन जिसमें सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अगर बीटा हाइड्रोजन सेम हो तो आपको क्या देखना है कि टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अगर अल्काइल ग्रुप भी सेम है तो देखना है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एक ये तो जो मैंने बताया आपको, दिस इज सेटजेफ एलिमिनेशन। ठीक है, सेटजेफ। और दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं बेटा हॉफमैन।
सेटजेफ एलिमिनेशन वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन। तो याद रखना है कि जब फ्लोराइड्स हो, देखो स्पेशल केस, इन केस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स, तीनों की बात अलग है। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में तो आपको सेटजेफ रूल लगाना है। सेटजेफ रूल क्या बताता है कि एलिमिनेशन किस साइड से होगी और कैसे होगी, जितना स्टेबल एल्कीन होगा। पढ़ा था, अभी पढ़ा ना, कि ease of elimination, ease of dehydrohalogenation is directly proportional to the stability of the alkene। बताया मैंने अभी आपको, that is called, क्या बोलते हैं उसको, सेटजेफ रूल, है ना। बट इस केस में, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, जो एलिमिनेशन है, it is governed by acidity of the beta hydrogen। टू बी एलिमिनेटेड, बीटा हाइड्रोजन जो है वो कौन सा जल्दी होता है, acidity of the beta hydrogen to be eliminated, उसको बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन और हॉफमैन रूल। और बाकियों के केस में क्या होता है, कौन सा रूल लगता है, सेटजेफ रूल, कि ईज ऑफ एलिमिनेशन, मतलब जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, उसको हम बोलते हैं सेटजेफ रूल। एक हॉफमैन रूल जो कि फ्लोराइड के केस में लगता है, क्योंकि हम हेलोल्केन हेलोरीन कर रहे हैं इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, अदरवाइज अमोनियम सॉल्ट्स में भी वही लगता है, बट हम अभी फ्लोराइड्स की बात करेंगे। तो मेजर प्रोडक्ट जो है कैसे बनेगा, किस पे डिपेंड करेगा, बाय द एलिमिनेशन ऑफ द मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, बीटा हाइड्रोजन, वो रिमूव होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH, CH फ्लोरीन, CH2, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ, ये दोनों हाइड्रोजन में से विच वन इज मोर एसिडिक, ये दो मैंने टिक किए हैं, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, तो नंबरिंग दे देता हूं पहले, 1 2 3 4। तो नंबर 1 कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है, या नंबर 3 कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है, विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। तो अगर मैं 1 वाला रिमूव करता हूं तो प्रोडक्ट मिलेगा दिस वन, फ्लोरीन तो जाएगा ही, ठीक है ना, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो तो जाएगा ही, है ना। बट उसके साथ साथ जो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट 1 इन, और अगर ये वाला रिमूव होता है ये ऐसे आ जाएगा, और अगर ये थर्ड वाला रिमूव होता है तो बनेगा ब्यूट 2 इन। तो
मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है बोलो, कैसे पता चलता है एसिडिक स्ट्रेंथ? अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के पास होगा उतना जल्दी उसका रिमूवल होगा। इट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड। ठीक है, तो देखो मैं एक बार फिर लिखता हूं, ये था CH3 CH, ये H CH, ये फ्लोरीन और ये CH2H। ठीक है ना, अब मैं एक एक करके रिमूव करता हूं। फर्स्ट वाला पहले रिमूव करता हूं, C1 वाला H रिमूव किया मैंने, है ना, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH फ्लोरीन CH2 नेगेटिव और C3H1 रिमूव करता हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा CH3 CH नेगेटिव CH फ्लोरीन CH3। बोलो बेटा एनायन कौन सा स्टेबल है? बेटा ये फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इससे विड्रॉ करेगा अनडाउटेडली, ये इसको रिलीज करेगा, बट एनायन से तो दूर ही है ना, फ्लोरीन पहले आ गया। इस एनायन के क्या है, देखो ये फ्लोरीन तो उतनी दूर है जितना यहां है, बट इसके साथ दूसरी साइड CH3 उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो एनायन की स्टेबिलिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है इट इज लेस एसिडिक। क्यों? क्योंकि इसके साइड रिलीजिंग ग्रुप लगा है। पर अगर इसकी बात करोगे तो इसमें कोई रिलीजिंग ग्रुप लगा नहीं है इसके नेक्स्ट साइड, तो ये क्या है मोर एसिडिक। इसका बीटा हाइड्रोजन मोर एसिडिक, इसका बीटा हाइड्रोजन लेस एसिडिक। इसलिए कौन सा जल्दी रिमूव होगा, C1 वाला। तो इसलिए जो C1 वाला है दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर और ये माइनर। तो याद रखना कि एल्काइल फ्लोराइड जो है, ठीक है, वो देता है, एल्काइल फ्लोराइड क्या देता है, हॉफमैन एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेशन उसमें होता है हॉफमैन रूल से। बाकी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में सेटजेफ रूल से। और सेटजेफ रूल जो है, सेटजेफ एलिमिनेशन दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन फॉर्म्ड। ओके, बट जो हॉफमैन एलिमिनेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी ऑफ द बीटा हाइड्रोजन जिसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। ओके, यहां मैंने CH3F लिख दिया है, सॉरी इट इज CH3OH, मिथेनॉल होगा ना। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरेश। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं NCERT, जिसमें हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट सेशंस करेंगे, लाइव सेशंस होंगे, आप इंटरेक्ट कर सकते हो ड्यूरिंग द सेशन, और ये सब आपको मिल रहा है टोटली फ्री ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द नून ऐप। और ये क्लास होगी डेली 6 PM to 7 PM। So download the Noon app, sign up and join my group Chemistry by Suresh Sir NCERT, जिसमें हम NCERT कंप्लीट करेंगे और जो NCERT कवर नहीं करती है नीट या जेई के कुछ कंसेप्ट्स उसको भी कवर करेंगे, उससे रिलेटेड MCQs भी करेंगे, कॉम्पिटिशन भी होंगे। कंप्लीट पैकेज है एंड इट इज टोटली फ्री। So do join early so that you will be benefited from the whole course. So
See you tomorrow at 6 p.m. Before that, just download the app and sign up, join my group,